अच्छा, पढ़ लें ध्यान से अब। तो लास्ट क्लास में स्टार्ट कर हमने मोल कंसेप्ट, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन लिख लें उसी में। लिख लें 0.8 ग्राम 0.8 ग्राम of a volatile substance, 0.8 gram of a volatile substance, 0.8 gram of a volatile substance on complete vaporization, displaces 224 milliliter air, 224 milliliter air at STP, find vapor density of this substance, find vapor density of this substance। अच्छा, तो हमने बोला था कोई भी क्वेश्चन हो मोल कंसेप्ट में, सबसे पहले उसमें बस तुम क्या फाइंड करोगे, मोल फाइंड करोगे। अच्छा, मोल फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में बता तुम्हें क्या गिवन है, मास गिवन है या हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, जब 0.8 ग्राम ऑफ अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, अगर उससे मोल लाने हैं तो बता मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस करोगे, इक्वल्स टू मोल होंगे ना ये। लेकिन मतलब हमें मॉलिक्यूलर वेट लाने के लिए डायरेक्ट डाटा गिवन है क्या, फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। लेकिन क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसने कितनी एयर डिस्प्लेस करी। अच्छा, ये जो एयर है ये सब्सटेंस का वॉल्यूम है या एयर का, लेकिन लैंग्वेज पढ़ो, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.8 ग्राम ऑन कंप्लीट वेपराइजेशन। वर्ड्स का मीनिंग समझना, 0.8 ग्राम ऑफ अ वॉलेटाइल सब्सटेंस ऑन कंप्लीट वेपराइजेशन, मतलब उसकी जितना वो सब्सटेंस था सारा वेपर में बदलेगा। और बता जब वो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा उतनी एयर हटाएगा पहले, बोलो, और जितनी एयर हटाएगा बताओ उतना ही उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो जो एयर का वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम हो गया, उसकी वेपर्स का, सब्सटेंस की। और बताया एसटीपी है तो मोल ला सकते हो ना, 224 अपॉन 22,400 से डिवाइड करके, क्योंकि मिलीलीटर में है। तो बता नंबर ऑफ मोल्स लाओगे तो कितना हो गया, 1/100 मोल। और बता यही मोल यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस भी ला सकते हो, कितना आ गया 80। अब अगर इसने बता मॉलिक्यूलर वेट पूछा होता तो क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन पूछी क्या है, वेपर डेंसिटी। हमने बोला वेपर डेंसिटी गिवन हो चाहे कैलकुलेट करवाए, उसका यूज एक ही है कि उससे मॉलिक्यूलर वेट लाओगे, या वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करवाए तो भी मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से ही लाओगे। तो बता आंसर विल बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
नेक्स्ट लिखे the mass of बोर्ड पर लिख लें 0.024 mole, the mass of 0.024 mole of a compound HXO3, 0.024 mole HXO3 is 1.92 gram, is 1.92 gram. 1.92 gram. Find atomic weight of X. Find atomic weight of X. अच्छा अब एक चीज सुना, जब भी ये क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में एटॉमिक वेट पूछे तो ये ध्यान रखना हमेशा उसमें सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट लाना, जिस भी कंपाउंड का गिवन है। अब बता तुम्हें 0.024 मोल पूरे कंपाउंड के गिवन है, उसका मास गिवन है 1.92, तो बता नंबर ऑफ मोल्स पता है, मास पता है, तो बता नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट कर सकते हो ना। और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है 0.024, मास भी गिवन है 1.92, तो बता इससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HXO3 ला सकते हो ना, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। अच्छा ये जो मॉलिक्यूलर वेट ला, इससे अब एटॉमिक मास कैसे लाएंगे, तो बता हमने पढ़ा किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स होता है। तो बता यहां पर HXO3 इसका जो मॉलिक्यूलर वेट 80 आया, बता ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक्स के एटॉमिक मासेस के सम के इक्वल होगा ना। तो बता हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इक्वल्स टू 80। तो बता इससे एटॉमिक वेट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई 80 माइनस 49, आंसर विल बी 31। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन ये समझ में आया। अब इसमें सुनना, चेंज बता रहा हूं, क्वेश्चन जो कंपटीशन में जिस टाइप का आया था उसमें दो एलिमेंट, दो कंपाउंड्स लिखे थे और दोनों के मोल और मास गिवन थे। दो कंपाउंड्स गिवन थे, दोनों के मोल और मास गिवन थे, और दोनों एटम उसमें वेरिएबल थे, दोनों एटम उसमें वेरिएबल थे। अब अगर बता दो एटम वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशन चाहिए ना, जबकि बता यहाँ एक ही एटम वेरिएबल था, इसलिए एक ही डाटा देकर हम मॉलिक्यूलर वेट लाकर कर लिया हमने क्वेश्चन। तो अगर दो एटम के एटॉमिक वेट लाने हो तो दो बार मॉलिक्यूलर वेट लाना, और सम ऑफ एटॉमिक मासेस से करके बता दो इक्वेशन बना सकते, करके सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, find volume of carbon monoxide, volume of carbon monoxide, volume of carbon monoxide which has same number of oxygen atoms
which has same number of oxygen atoms as are in same number of oxygen atoms as are in 160 gram 160 gram SO3 gas 160 gram SO3 gas 160 gram SO3 gas. और ये इजी सा क्वेश्चन, जो उसने बोला इक्वल कर दो वही आंसर लाएगा। या इसने किसको इक्वल बोला? दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब बताओ उसका मोल ही लाना पड़ेगा ना पहले। अब मोल लाने के लिए क्या बोला है? उसमें जितने ऑक्सीजन एटम्स है कार्बन मोनोऑक्साइड में उतने ही ऑक्सीजन एटम्स SO3 गैस में है। मतलब बता दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल बोले हैं या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से? तो बता क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 160 ग्राम SO3 160 ग्राम SO3 में। लेकिन अब पहली चीज तो यार नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें लाने होते तो हमने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्मूला मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। लेकिन बताओ वो नंबर ऑफ एटम्स टोटल होते थे, और यहां हमसे टोटल एटम्स बोला है या ओनली ऑक्सीजन एटम्स है? तो ये ध्यान रखोगे, अगर उसने स्पेसिफिक एटम को इक्वल बोल दे या फाइंड करो तो फिर एटॉमिसिटी भी उसी स्पेसिफिक एटम की मल्टीप्लाई करोगे, ना बोले तो टोटल एटॉमिसिटी से करते हैं। अब लेकिन बता हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के तो मोल पता ही नहीं है, तो वही तो लाने हमने। तो बता नहीं पता तो मैं अज्यूम कर लूं उसके मोल n है, हमें वैल्यू लानी है ना इसकी, तो n मान ले कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल इंटू Na इंटू टोटल एटॉमिसिटी 2 करो या इंटू 1, क्योंकि 1 ऑक्सीजन एटम है कार्बन मोनोऑक्साइड में, इंटू 2 कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे इक्वल्स टू। अच्छा बता SO3 के तो मोल ला सकते हो ना, 160 ग्राम तो 160 बाय मॉलिक्यूलर वेट 80, तो बता कितने मोल हो गए? 2 इंटू Na। लेकिन बता इंटू एटॉमिसिटी 4 या 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम Na कैंसिल। बता मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आ गए ना, 6 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बता डायरेक्ट लाओ मोल, हर मोल ही लाने थे बस। अब बता 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी गैस का 22.4, तो 6 मोल का विल बी 134.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए क्लियर सबको, ये समझ में आई है? इस तरह के क्वेश्चन बता सिंपल से, बस मीनिंग यूज करना है हमने, कर लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने थोड़ा कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लेंगे, फाइंड number of electrons protons, number of electrons protons and neutrons in 2.2 gram ammonium ion, 2.2 ग्राम अमोनियम आयन। अच्छा कुछ को तो हम पढ़ बता चुका हूं, अब जिनको नहीं बताया वो देख लो ध्यान से। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको फाइंड करना होता है। तो बता पहली चीज इस तरह के क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में किए, बस वहां किसमें किया था? 1 एटम या मॉलिक्यूल या आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ध्यान सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाना हो तो सबसे पहले 1 एटम या 1 आयन या 1 मॉलिक्यूल में
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स लाओ। अच्छा था ये अमोनियम आयन तो आयन है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स लाऊंगा तो अच्छा नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7, चारों हाइड्रोजन का 4, लेकिन मतलब प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा या कम हो गया? तो बता जितना पॉजिटिव चार्ज उतने माइनस करते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10। अच्छा प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर्स का सम ही रहता है। अच्छा था आयन बनने पर भी कम ज्यादा होता है क्या? तो बता प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। अच्छा लेकिन न्यूट्रॉन्स जब लाते हो तो बता मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते हो, मतलब ए माइनस जेड। अच्छा नाइट्रोजन तो एक ही आइटम है तो 7 and 14। अच्छा चारों हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है क्या? तो 1H1 0, तो बता कितना हो गया? 7 + 0, बता वैल्यू कितनी हो गई? 7 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो बता इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों में अलग अलग हुए ना, तीनों अलग अलग है इसमें। तो अमोनियम आयन इनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 10, 11, 7 हो गए। तो बता मीनिंग क्लियर सबको। लेकिन अब यहाँ पर हमें 1 आयन में लाने हैं या 2.2 ग्राम अमोनियम आयन में लाने हैं? अब इसमें कितने आयन है उनमें लाने ना हमें टोटल। तो ध्यान सुनना, जब भी आता यहाँ पर भी सबसे पहले मोल ही लाओगे। अच्छा ये एटॉमिक आयन है या मॉलिक्यूलर? मतलब एटम्स बहुत सारे मिलकर बना रहे ना अमोनियम आयन को, तो मॉलिक्यूलर आयन, इसलिए इसके लिए क्या यूज करोगे? मॉलिक्यूलर वेट। तो 2.2 मास, 2.2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो कितना होगा? 11, 7, 14 + 4 तो कितना हो गया? 18। तो बता 2.2 बाई 18 मोल हो गया। या इस 2.2 को कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1.8 कर लो। अच्छा ये होगा तो वो कर लोगे ना 2.2। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बोला 1.8 ग्राम, तो कर लोगे? तो बता 1.8 ग्राम अपॉन 18, तो बता नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई 0.1 मोल अमोनियम आयन। तो 0.1 मोल अमोनियम आयन है, ध्यान सुन ले बीच में बोलो। तो द 0.1 मोल अमोनियम आयन बोलू या 1.8 ग्राम अमोनियम आयन बोलू, बात एक ही है। अच्छा बता ये मॉलिक्यूलर आयन या आयन ही कहना, तो 1 मोल में Na आयन्स होंगे, तो 0.1 मोल में कितने आयन्स होंगे? तो 0.1 मोल इंटू Na आयन्स होंगे ना। तो अब बता तुम्हारे पास 1 आयन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 इंटू Na आयन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो बता 1 आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.1 इंटू Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स? द 0.1 इंटू Na इंटू 10 ही कर दोगे। लेकिन प्रोटॉन्स पूछे तो 1 आयन में प्रेजेंट प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करो इंटू 11, न्यूट्रॉन्स लिख लें इंटू Na इंटू न्यूट्रॉन्स 7। अब देखिए ये तो मैंने पूरा समझा के बताया, लेकिन बता ऑब्जेक्टिव में टाइम भी सेव करना है। तो बता जैसे हम अभी तक नंबर ऑफ एटम्स ला रहे थे, बता उसमें क्या करते थे? मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी करते थे ना। तो यहां बताओ कर क्या रहे हो? अभी भी वही है, मोल ही लाए, फिर इंटू Na करा तो नंबर ऑफ आयन्स आए, इंटू मतलब एटॉमिसिटी की जगह इंटू 1 आयन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स से मल्टीप्लाई करा। तो बता डायरेक्ट भी कर सकते थे, या बता मैं इसी में सम पूछूं तो तीनों का, तो यही सम करना। 1 आयन में अलग अलग क्यों करें? मतलब 0.1 इंटू Na तो कॉमन आएगा ना वहां भी, तीनों को अलग से सम मत करना, ये एक ही बार में सम कर दो। और फिर बता 1 आयन में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया, तो इतने में कितने होंगे? इंटू जो भी होगा 28, तो इंटू 28 डायरेक्ट कर दोगे। ये समझ में आया? तो यहां तक हमने पढ़ा मोल कंसेप्ट इन या फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, अकेले सब्सटेंस के लिए मोल कंसेप्ट को यूज करा। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में बोलो तो इसका सेकंड पार्ट है मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हमने मोल कंसेप्ट को कभी भी केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं करा, और जब मोल कंसेप्ट को केमिकल रिएक्शन में यूज करते तो उसी को क्या बोल देते हैं? स्टाइकियोमेट्री। तो एनसीईआरटी में तुम पढ़ोगे तो वहां डायरेक्ट स्टाइकियोमेट्री हेडिंग लिखी नहीं होगी, वहां लिखी होगी मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एग्जैक्ट वही है।
ओके, अभी तक हमने हमेशा बता अकेले सब्सटेंस के लिए पढ़ा मोल कंसेप्ट को, लेकिन जैसे ये पढ़ा हमें इसकी कैलकुलेशंस आती है तो स्टाइकोमेट्री के न्यूमेरिकल बहुत इजी, और तुम लास्ट 10 इयर्स में देखना इस चैप्टर में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऑलमोस्ट हर साल इसका एक क्वेश्चन आता है और 99% इसी का आता है, क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट पुराना वाला अपने आप काम आएगा। तो लिख लेना नेक्स्ट स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री, अब ये जो स्टाइकोमेट्री है ये लिख ले बोर्ड पर से, तो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है स्टाइकियन एंड मेट्रॉन, और स्टाइकियन मीन्स एलिमेंट, मेट्रॉन मीन्स टू मेजर। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि टू मेजर एन एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट को मेजर करना, उसको हम क्या बोलते हैं स्टाइकोमेट्री। अब मेजर क्या करेंगे बताओ, उसका अमाउंट ही मेजर करोगे एलिमेंट का सब्सटेंस का। अब वो अमाउंट जो है वो यहां भी मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी की भी टर्म में हो सकता है। तो जो बता हमने अकेले सब्सटेंस के लिए पढ़ा, अब वो केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। लेकिन बता कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो बता उसके लिए सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखते थे ना पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसका हर क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो भी मैं करवाऊंगा। मैं तो बोला जो पूरे केमिस्ट्री में पढ़ चुका वो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, तो जो हम पढ़ चुके वो समराइज करवा रहा हूं बस। मैं तो जो हम पढ़ चुके क्वेश्चन भी कर चुके वही रिपीट करने, बस यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करूंगा बस, लेकिन है वही। अब तो मेजरमेंट करने के लिए था, किसी को भी जब बचपन से पढ़ रहे हो तुम्हें किसी को केमिकल रिएक्शन समझानी होती है तो बता सबसे पहले उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हो, और बता जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस को शो करते हैं या उनके नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स किस रेशियो में रिएक्शन करके किस रेशियो में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बता कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग होती है या अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो लिख लें फॉर स्टाइकोमेट्री balanced chemical equation is must. For stoichiometry balanced chemical equation is must. Next पढ़ लिखें stoichiometry gives the relation in which number of moles of reactants react with each other, number of moles of reactants react with each other to give number of moles of products, अब इसमें पढ़ो वापस फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, फॉर स्टाइकोमेट्री मतलब बता यहां हमने कोई भी कैलकुलेशन करनी है केमिकल रिएक्शन में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस केमिकल हमने लिखनी होगी आधे क्वेश्चंस में, क्योंकि आधे में वो खुद लिख कर देगा लेकिन जिन आधों में नहीं लिख कर देगा वहां हमने लिखनी है। अब वो लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए पहले चीज बोल रहा हूं, ओनली कंबशन रिएक्शंस को छोड़कर हर जगह जब भी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो तो होल नंबर कोएफिशिएंट्स वाली लिखोगे, होल नंबर कोएफिशिएंट्स वाली ही लिखना क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी होती है। क्योंकि बता वो तो कंबशन में तो उसकी डेफिनेशन रीजन है कि O2 का कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल क्यों आता है और कंबशन इक्वेशन लिखना में आती है। अब जैसे मैं क्वेश्चन ही बोल रहा हूं अमोनिया फॉर्मेशन, तो बता बचपन से जो लिख रहे पढ़ रहे होता है N2 + 3H2 gives 2NH3 लिखोगे होल नंबर कोएफिशिएंट वाली। अच्छा पुराना जो पढ़ चुका हूं बीच में जो पूछूंगा, अच्छा हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलता तो
तो फिर 1 मोल के लिए लिखता। फिर थर्मोकेमिस्ट्री मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलता तो हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स 1 NH3 लिखते ना फिर। लेकिन ना बोले तो होल नंबर कोफिशिएंट वाली लिखती हमेशा। अब यहाँ पर मतलब ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2 है। मतलब इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बोलूं तो 1:3:2 है ना। मींस बताइए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या शो कर रही है हमें कि 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 3 मोल हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। मतलब क्या है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन हमने कंज्यूम करना है तो 3 मोल हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, तब जाकर हाइड्रो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। तो मैं तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, बता अगर नाइट्रोजन के 4 मोल ले तो कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगी? तो बता, लेकिन पहले तो बता इसी को यूज करा, अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगी, 12 या 8? और सुधर जाओ, जो पूछा वो बताओ। मतलब रख लिया मन में कि मैं हाइड्रोजन ही पूछूंगा, और जो पूछा ना वो बताना एग्जाम में। फिर बोल रहा हूँ ध्यान में, मतलब यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन, लेकिन बता तुमने जो आंसर बोला 8 मोल अमोनिया, जिन्होंने बोला, बाकी तो नहीं बोला, लेकिन जिन्होंने बोला, तो बता पहले बैलेंस्ड इक्वेशन को यूज कराना, क्योंकि गिवन मोल की रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। समझना, बस मैं जो बता रहे हो करना मत कीजिए, ये हमें आता है, इसका कोई भी क्वेश्चन हम रॉन्ग नहीं कर सकते। तो 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करती है। पहले बैलेंस्ड इक्वेशन देखा, 10 पता चला कि 4 मोल से 8 मोल प्रोड्यूस होगी, या जिसके लिए कुछ का पेट दर्द हो रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन करेगी, तो 4 मोल से अब बोलो 12 मोल हाइड्रोजन करेगी। तो बता मीनिंग यहाँ पर अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बताती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जिस रेशियो में रिएक्शन करके, जिस रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते। अब लेकिन ये तो मोल है, तो बता एग्जैक्ट रिलेशन, कोफिशिएंट्स जो है उन्हीं को तो हमने मोल की टर्म में डायरेक्ट लिख दिया ना। मतलब ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं, ये मोल का रिलेशन बताते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं, मतलब ये सब गैसेस भी है ना, और ये सब गैसेस हैं, तो बता मैं तुमसे बोलूं इनके लिए वॉल्यूम को यूज करें, तो वॉल्यूम का रिलेशन लाना है। तो वॉल्यूम का रिलेशन लाने के लिए अब मैं मान लूं ये तीनों गैसेस एट एसटीपी हैं, मतलब टेम्परेचर प्रेशर तीनों के सेम है, और एसटीपी पर मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm है या 1 बार है। तो बता यहाँ पर एसटीपी पर हमने पढ़ा है किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो इंटू 22.4, तो बता इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं, तो लेकिन वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए हमें, तो इसको भी 3 मोल को वॉल्यूम में बदलो, तो इंटू 22.4, और यहां पर भी बता 2 मोल प्रोड्यूस हुए, तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस हुई वॉल्यूम की टर्म में, यही लाओगे। अब ये तो हमने मोल कंसेप्ट बता, यूज तो मोल कंसेप्ट ही कर रहा हूं ना अभी भी, हमने तो बोल रहा है तो मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या बता रहा है हमें कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 67.2 लीटर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर अमोनिया। या तब मैं इसको ये बोल दूं कि 1 लीटर नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 3 लीटर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 लीटर अमोनिया। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो लो, मतलब 1:3:2 ही आएगा ना रेशियो। 22.4 तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:3:2 आया। या अब इतना सारा भी हम क्यों करें, हमने लास्ट क्लास में मैंने बार बार बोल था, मोल कंसेप्ट में हमने एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था, और उसके मैंने बोलते 2 स्टेटमेंट बताए थे। एक तो equal volumes of different gases at same temperature and pressure have equal number of moles या molecules but not number of atoms। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट कि at constant temperature and pressure volume of gas is proportional to number of moles of that gas, बोला था वो। अब बोलता उसको यूज करेंगे स्टाइकियोमेट्री, अब वो यूज कर भी लिया हमने बिना पढ़ाए। बता टेम्परेचर प्रेशर तीनों गैसेस के सेम है ना, तो बता जो कोफिशिएंट होते हैं वो मोल का ही तो रिलेशन बताते हैं। तो बता जिसके मोल कम उसका वॉल्यूम कम आया,
जिसके मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो बता V प्रोपोर्शनल टू N। तो बता हम ये इतना सारा क्यों करें, हम डायरेक्ट बोल देना वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, PV इक्वल्स टू nRT। लेकिन बता ये सबके लिए ओनली फॉर गैसेज। अच्छा बता यहाँ पर अगर कोई सॉलिड होता या लिक्विड होता तो फिर ये लिख सकते थे क्या? तो बता यहां से अब हमारे काम की चीज समझना ध्यान से, काम की चीज कि कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनको डायरेक्ट मोल की टर्म में लिख सकता हूं, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ की टर्म में भी लिख सकता हूं डायरेक्ट, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस ही गिवन हो और वॉल्यूम ऑफ गैस ही लाना हो। मतलब ये तीनों के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वही तो वॉल्यूम का रेशियो भी आ रहा है ना। मतलब रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेंपरेचर प्रेशर। तो बता हम इतना सारा लिखे इंटू 22.4 करें, उससे अच्छा आगे से डायरेक्ट ये कर देना जो गैस का वॉल्यूम गिवन हो उसके कोफिशिएंट को डायरेक्ट वॉल्यूम की टर्म में लिखो, और जिसका लाना है उसको भी डायरेक्ट वॉल्यूम की टर्म में लिखो, लेकिन वॉल्यूम की यूनिट हर बार लीटर हो जरूरी नहीं है। बता मिलीलीटर भी तो हो सकता था ना, इंटू 22,400 कर दो तो भी तो 1 मिलीलीटर 3 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर बनाएगी ना। तो बता यहां पर हमारे दो कंक्लूजन कि गैसेस के लिए कोफिशिएंट्स को डायरेक्ट वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हो, लेकिन सबके लिए या ओनली फॉर गैसेस है। ये जो सेकंड वाला कंक्लूजन है वॉल्यूम वाला, ये तो हमेशा की तरह किसके लिए है, ओनली फॉर गैसेस। तो बता मोल का रिलेशन मिल गया बैलेंस्ड इक्वेशन से, वॉल्यूम ऑफ गैसेस का रिलेशन भी मिल गया। थर्ड, अब मैं तुमसे पूछूं मासेस का रिलेशन लाए इन तीनों के, तो भी बता बैलेंस्ड इक्वेशन तो पहले कोफिशिएंट मोल को ही शो करेंगे ना। जैसे इसको वॉल्यूम में लिखा तो पहले मोल को यूज कराना, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करती है, तो मास चाहिए मुझे अब। तो बता 1 मोल नाइट्रोजन का मास इनटू मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो 28 ग्राम होगा ना मॉलिक्यूलर वेट इसका। अच्छा इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो 2 ही है, तो कितने ग्राम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन, बोलो। तो बताइए क्या बता रहा है, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल। 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट तो n मोल का n इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो 17 ग्राम, तो कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुई, 34 ग्राम अमोनिया। अब बताओ क्या मासेस का रेशियो कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल आएगा क्या? क्योंकि हर सब्सटेंस के 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, जबकि ये क्यों आ गया सबके लिए सेम, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी तो सबके लिए 22.4 लीटर होता है ना। इसलिए गैसेस वॉल्यूम को मैं कोफिशिएंट के टर्म में डायरेक्ट लिख सकता हूं ओनली फॉर गैसेस, लेकिन मास को नहीं लिख सकता, और दूसरा लिख भी नहीं सकता हूं। क्यों, उसका रीजन सुनना। पहले क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो सुन ले क्वेश्चन फिर लिख लेना सारा। वो हमें 4 लॉज के नेम लिखने, अब पूछेगा इन चारों में से केमिकल इक्वेशंस कौन से लॉ पर बेस्ड होती हैं, तो आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर फेल हो गया तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड हो भी नहीं सकती, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन तभी होगी जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल होगा। चेक कर, जब तक इक्वेशन बैलेंस थी तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो रहा था। अच्छा बताइए N2 + 3H2 gives 2NH3 से इनके मासेस लिखे ना तुमने, तो बता 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दूसरा 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल, तो 28 + 6 34, अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुई 34, बैलेंस्ड है ना। लेकिन अगर तुमने कोफिशिएंट को डायरेक्ट मास की टर्म में लिख दिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया। चेक कर लो, 1 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम रिएक्टेंट हुए ना, लेकिन प्रोडक्ट कितना मिला, तो 2 ग्राम तो कम हो गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ओनली न्यूक्लियर रिएक्शंस में फेल होता है, वो ये है नहीं। तो बताइए तो रॉन्ग। तो बता मास का क्वेश्चन अगर होगा तो हमेशा पहले किसको यूज करोगे, मोल को ही, क्योंकि फिर मास का रिलेशन लिख सकता कोफिशिएंट को मास की टर्म। तो ये क्लियर सबको, लिख लेंगे।
अच्छा, तो ये सब चीजें हमने सब बताई थी, ये सब हमने थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी थी जब हमने हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन समझाई थी कि हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये बोल रही थी, हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड। लिखवाई थी, एक्सप्रेशन सही करो। और टेस्ट का सिलेबस बोल रहा हूं, सुन लो। सॉलिबिलिटी से सारा आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब सॉलिबिलिटी जो लास्ट टेस्ट में आई थी वो भी आएगी। दूसरा ये तो आएगा इसे पूरा चैप्टर, और सॉलिड स्टेट भी आएगा, सॉलिड स्टेट भी आएगा बैक पोर्शन में, ठीक है। लिख लिया तो फिर लिख लो। मैं जो मेरे बता रहा हूं उनका थोड़ा बता, देखो यहाँ पर देख लें। तो इसमें बस ये ध्यान रखना बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, लेकिन जब भी तुम स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चंस हमने थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा एच लाए, तो वहां भी हमने दो चीजें सबसे पहले चेक की थी कि वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं। तो यहां पर भी मैं बोल रहा हूं उल्टा हम यूज करेंगे। जब भी स्टाइकोमेट्री का क्वेश्चन होगा सबसे पहले चेक करेंगे कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का है तो ठीक, नहीं तो फिर हम विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब दोनों को कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कब है कब नहीं, ये आइडेंटिफाई करना हमें सबको आता है। हमने बता आयनिक इक्विलिब्रियम में भी किया कि जब भी जितने भी रिएक्टेंट हो, चाहे वो 2 हो 3 हो, भी लिखवा दूंगा मैं, लिख लिख कर सुन लो। 2 रिएक्टेंट हो तो दोनों रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट्स गिवन इन द क्वेश्चन हो, या 3 रिएक्टेंट्स हो तो तीनों के गिवन इन द क्वेश्चन हो। और इनिशियल अमाउंट्स वो मोल की टर्म में भी हो सकते हैं, मास की टर्म में, वॉल्यूम किसी की भी टर्म में हो। तो फिर पहले चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा मुझे बता दो, लिमिटिंग रिएजेंट किस रिएक्टेंट को बोलते हैं? जो बचे आफ्टर द रिएक्शन, ये कंप्लीटली कंज्यूम। अच्छा बता, जब एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया तो फर्दर रिएक्शन होगी क्या? तो बता प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड कौन करेगा, एक्सिस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट? और एक्सिस रिएजेंट किसको बोलते हो? तो लिख लो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें लिख लें, इफ इनिशियल अमाउंट्स ऑफ, if initial amounts of more than one reactants, if initial amounts of more than one reactants are given in the question, are given in the question, then we use concept of limiting reagent, then we use concept of limiting reagent। next point लिख लें, next point, the reactant which is completely consumed in the reaction, the reactant which is completely consumed in the reaction is called limiting reagent, is called limiting reagent, and the reactant which is left, and the reactant which is left after the reaction, which is left after the reaction is called excess reagent, is called excess reagent, is called excess reagent। अब ये जो लिखा हमने इसको यूज कैसे करना, आइडेंटिफिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट था, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में इनिशियल मास, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, सारे रिएक्टेंट्स के गिवन हो, और गिवन का मीनिंग बता दो, जो मैंने बताया वो बताओ,
कैलकुलेट ना करवाए। अब ये मैंने क्यों बोला, उसका रीजन, कैलकुलेट ना करवाए तो यूज करोगे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। जैसे क्वेश्चन बोला, बोर्ड पर रख ले, लिखना कुछ नहीं है। जैसे बोलो A + B गिव्स C, ये रिएक्शन है। अब मैं तुम्हें बोलो इसका 1 मोल गिवन है क्वेश्चन में, और तुमसे बोला B के कितने मोल रिएक्शन करेंगे, तो बताओ ये दोनों के गिवन है मोल्स, या गिवन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट ना करवाए, और ये करवा रहा है एक का। ये मत देख लेना खाली कि जिसमें 2 रिएक्टेंट हो या 3 रिएक्टेंट हो वो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, इसलिए लिखवाया वो गिवन का मतलब कैलकुलेट ना करवाए। तो बता, एक का कैलकुलेट करवा रहा है विदाउट लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन, क्योंकि एक ही का गिवन है उसमें, दूसरे का तो कैलकुलेट करवा रहा है, और कैलकुलेट करवाने का मतलब गिवन ना हो, तो है गिवन। एक का गिवन तो दूसरे का लाना है, तो बता एक का गिवन है दूसरे का लाना है, कंट्रोल 1 मोल ना, ये गिवन है दूसरे का लाना है, तो ये विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन। लेकिन इसी क्वेश्चन में होता 1 मोल इसके 2 मोल, तो अब पहले मैं चेक करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब वो चेक कैसे करेंगे, उसका एक्चुअल मेथड तो है कि बैलेंस्ड इक्वेशन से करेंगे, लेकिन लेंदी हो जाएगा, तो हमें तो ऑब्जेक्टिव में जल्दी करना है। तो लिख लें आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये शॉर्ट ट्रिक बहुतों को याद भी होगी, लिख लें। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग दोनों रिएक्टेंट या तीनों रिएक्टेंट जितने भी हैं उनके लिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं, लिख लें इसमें। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखोगे यूज किसको करना है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को। मतलब अगर मास हुआ तो पता पहले उसको मास बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट करके मोल में बदलोगे, देन उस शॉर्ट ट्रिक में यूज करोगे गिवन नंबर ऑफ मोल्स इन द क्वेश्चन अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। अब बता, इस शॉर्ट ट्रिक में भी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम आएंगे। मतलब बता, चाहे लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो चाहे विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट का, सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी ना हमको। अब ये यूज कैसे करेंगे, अच्छा मुझे बता दो, सबको आता भी है, बता जिसके लिए x की वैल्यू मिनिमम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट या मैक्सिमम आएगी, तो लिख लें ये x की वैल्यू हर रिएक्टेंट के लिए अलग अलग फाइंड करोगे, देन उसका कंपैरिजन करोगे, तो लिख लें द रिएक्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट, द रिएक्टेंट which has the reactant which has least value of x, the reactant which has least value of x acts as limiting reagent, acts as limiting reagent, acts as limiting reagent, and product formation is decided according to limiting reagent. Product formation is decided according to the limiting reagent. अब इसमें एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं, मैं सुनना ध्यान से, अब मैं उल्टा बोल रहा हूं। जब भी केमिकल रिएक्शन पर बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले चेक करोगे उल्टा कि लिमिटिंग रिएजेंट का है, तो बता उसको चेक करना कि लिमिटिंग रिएजेंट यूज करेंगे या नहीं, हो गया, इसको चेक कर ले, अपने पता चल जाएगा विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट कब होगा। अब क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये समझना, मैं जितने तरह के चेंजेस होंगे सब इसमें बता दूंगा, प्रोसीजर भी, चाहे तुम पहले कैसे भी करते हो। तो मैं जो बोल रहा हूं पहले मैं बताऊं, अगले वाले क्वेश्चन तुम करना। क्वेश्चन लिख लें, हाउ मच मास ऑफ आयरन, how much mass of iron reacts with 64 gram oxygen, 64 gram oxygen to produce ferric oxide, to produce ferric oxide, to produce ferric oxide। अब बोर्ड पर देख लें, या पहले तो मुझे पढ़ के बता लैंग्वेज से, इसने तुम्हें एक तो पहली चीज इक्वेशन लिखकर नहीं दी, तो हम लिखेंगे क्योंकि वर्ड्स में सब लिख कर दे रखा है उसने।
और ये जो कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ आंसर 149.3 ग्राम है, बोर्ड पर देख लो। तो अब सुनना ध्यान से, अब मैं जो बोला पहले मैंने बोला चेंजेस बताऊंगा, प्रोसीजर समझना बस क्वेश्चन में, क्योंकि वरना इनके कई बुक्स में नोट्स में हर क्वेश्चन के लिए अलग प्रोसीजर होता है। और तुमने हो सकता है बहुतों ने पढ़ा मास मास रिलेशन वाले क्वेश्चन, मास वॉल्यूम वाले, वॉल्यूम वॉल्यूम वाले, कुछ नहीं करने हमने, सिंपल सा जो मोल कंसेप्ट पढ़ा वो बहुत, जो वहां मैंने लास्ट क्लास में बोला फिर वही बोल रहा हूँ, हमने वहां बार बार बोलता मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, मोल लाओ आंसर लाओ, यहां भी वही मोल ही लाने हमने, चाहे गिवन डाटा हो चाहे आंसर लाना हो, मोल लाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना हमने। अब यहां पर पहली चीज इक्वेशन लिखेंगे तो ध्यान रखना, जब वो इक्वेशन लिखकर ना दे तो आधे ज्यादा क्वेश्चंस में वो वर्ड्स में बताएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन है, तो पढ़ो लिख कर बताया उसने, हाउ मच मास ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब बता आयरन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो गए ना, और क्या प्रोड्यूस होता है वो भी बताया, फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 प्रोडक्ट हो गया। तो बता भी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और बोला था जब भी बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हें लिखनी हो तो होल नंबर कोएफिशिएंट वाली लिखना। तो बता अगर मैंने इसको 3O2 लिखा तो बता फिर तो इनको 4Fe 2Fe2O3 करना पड़ेगा, तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी। अब पहली चीज बता ओनली O2 का अमाउंट गिवन है इनिशियल, आयरन का कैलकुलेट करवा रहा है, तो बता अकेले रिएक्टेंट का ही गिवन है ना अमाउंट, और गिवन का मतलब कैलकुलेट ना करवा, इसलिए विदाउट लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन। तो अब मैं मेथड बता रहा हूं पहले, तो जितना भी तुम्हें अमाउंट गिवन हो सबसे पहले चेक करना वो मोल में है या नहीं, ना हो तो मोल में बदलो, और बता मोल O2 लिखोगे तो कितने मोल हो गए, 2 मोल O2, क्योंकि बता मास बाय मॉलिक्यूलर वेट करूंगा ना इसका। अब रुक जा सुन ले पहले मैं जो बोल रहा हूं, ज्यादा जो भी जिसका भी डाटा गिवन होता है वो लेफ्ट साइड में लिखते हो, जिसको कैलकुलेट करना है वो राइट साइड में लिखते हो। तो आयरन के लिए कैलकुलेशन करनी तो राइट साइड में, O2 का डाटा गिवन है तो लेफ्ट साइड में लिखूंगा, लेकिन इनकी रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग या बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या शो कर रही है कि 3 मोल O2 कंप्लीटली रिएक्शन करता है विद 4 मोल आयरन, तो 3 मोल O2 कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 4 मोल आयरन, तो बताएं 1 मोल O2 will completely reacts with 4/3 मोल आयरन, यही बोलोगे ना 4/3 मोल आयरन, लेकिन बता हमारे पास है कितने क्वेश्चन में गिवन मोल उसके 2, तो बता 3 मोल करता है 4 मोल से, तो 2 मोल O2 will completely react with 4/3 into 2, मतलब आंसर विल बी 8/3 मोल Fe। अब मैंने बोलता कितने भी चेंज कर दूं मैं क्वेश्चन में, प्रोसीजर कभी नहीं बदलूंगा, मोल लाओ, अब चाहे जो पूछे उसमें बदल लो इसको, हमने किए ना मोल कंसेप्ट में अकेले में क्वेश्चन। अब बताइए आयरन का मास पूछा है, तो बता 1 मोल का मास इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, क्योंकि ये एटम है इसलिए एटॉमिक वेट यूज करोगे, तो बता 1 मोल का मास इसका एटॉमिक वेट 56 ग्राम, तो आंसर विल बी 149.3 ग्राम आयरन, तो इतने ग्राम आयरन रिएक्शन करेगा विद 64 ग्राम O2। अब मैं मोल क्यों ला रहा हूं, वरना कुछ बुक्स में इसका सॉल्यूशन नोट्स में सॉल्यूशन मास का यूज कर लेते हैं, इसको मास में चेंज करते हैं फिर मास, लेकिन मैं क्यों बदलू मैटर। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में बता अगर ये मान लो गैस होती तो मैं गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी पूछता तो भी मोल ले इंटू 22.4 कर दो गैस का। मैं पूछूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स तो भी बता मोल इंटू एन कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आके क्योंकि भी तो एटॉमिक ही है ये, तो बता क्वेश्चन में मेथड क्यों बदले, और खाली मोल पूछूं तो भी यही, तो बता हर क्वेश्चन में प्रोसीजर एक ही है ना। लेकिन अब सुन ले इसमें ये तो मैंने प्रोसीजर से बताया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम ये नहीं करें, हम शॉर्ट ट्रिक से करें, और सारे क्वेश्चंस लिमिटिंग रीजन वाले तो सबसे इजी होंगे, वो तो शॉर्ट ट्रिक में होंगे, लेकिन पहले यहाँ पर इस मेथड भी हमें आना चाहिए, जो तुम्हें इजी लगे उससे करना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ज्यादा इजी होगी। तो अब देख लें बोर्ड पर पहले समझना, और जो हम पुराना पढ़ चुके हैं वही बहुत है इसके लिए। जब मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन है M1A plus M2B gives N1C plus N2D, मतलब M1 M2 इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के, N1 N2 प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट, सबके अलग अलग वैल्यू मानी मैंने, A B रिएक्टेंट है, C D प्रोडक्ट है,
तो बता रिएक्टेंट ए है तो ये रिएक्शन करेगा ना, तो रिएक्टेड मोल्स ऑफ ए जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन, जैसे अभी कितने गिवन थे 2 मोल, O2 रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो भी है ए अपॉन उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू रिएक्टेड मोल्स ऑफ बी अपॉन उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देना। तो वो क्या है अभी M2 यहां यूज करें। रिएक्टेड मोल O2 के कितने हैं 2 अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 3। Fe के मोल नहीं पता लाने हैं तो n मानो, जिसके भी लाने n अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। तो मोल ऑफ Fe कितने आ गए 8/3 मोल आ गए ना। अब इसको बता मास में बदल लो इनटू एटॉमिक वेट 56, तो आंसर विल बी 149.3 ग्राम आयरन। अब लेकिन सुन ले, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट के ही होंगे। इसी क्वेश्चन में Fe2O3 के लिए भी तो पूछ सकता था प्रोडक्ट के लिए, लेकिन मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन करेगा प्रोड्यूस होगा, तो जो भी प्रोडक्ट है उसके प्रोड्यूस्ड मोल्स अपॉन उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब मोल ऑफ Fe2O3 अपॉन 2 कर दे। या एक और प्रोडक्ट होता तो प्रोड्यूस्ड मोल्स ऑफ B अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका, तो N2 से डिवाइड कर देते। तो बता जिसके लिए भी बोले उसके लिए, और ये इंडिविजुअली इक्वल है लिख लो। और ये जो है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी था कहां पढ़ी, केमिकल काइनेटिक्स में, द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में इक्वल होती है ना। और उसमें क्या करते थे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे। तो जो हम कर चुके उसी करेंगे ना जल्दी, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके वही जल्दी करवाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन। और ये मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उस मेथड में हमें सोचना पड़ता है बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे करें, जबकि होता है यहाँ डायरेक्ट आंसर है और ये ज्यादा इजी है। नहीं तो ये इससे भी कर सकते हो, मेथड भी बता दिया हमने एक्चुअल या शॉर्ट ट्रिक्स में, लेकिन ज्यादा इजी इसी से होंगे क्योंकि डायरेक्ट आंसर आएंगे ना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव में जल्दी करना है। और ये सब चीजें जो लिखी बताइए सब समझ में आएंगे। और ये रिएक्टेड मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने भी रिएक्टेंट हैं, अब ये नहीं कि हमेशा रिएक्टेंट रिएक्टेंट के लिए इक्वल करोगे, पता एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के लिए भी तो इक्वल कर सकते हो। लिख ले सबने। Find number of molecules find number of molecules of O2 produced. Find number of molecules of O2 produced on decomposition of 490 gram potassium chlorate, on decomposition of 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट। और ये इक्वेशन याद रखना बहुत कॉमन रिएक्शन है, अगर सबको याद भी होगी KClO3 gives KCl plus O2,
तो अब यहाँ पर एक बार और मैं बोल रहा हूँ जिनको जरा भी कंफ्यूजन, पहले तो बताओ ये लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं, ये सबसे पहले चेक करना था। लिमिटिंग रिएजेंट का है क्या? बता, एक ही रिएक्टेंट हो ही नहीं सकता लिमिटिंग रिएजेंट का। या वैसे बता एक रिएक्टेंट का, तो बता बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लें बोर्ड पर से, 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2, होल नंबर कोफिशिएंट वाले लिखनी है। अब पहली स्टेप बता, जो भी गिवन डाटा होता है उसको मोल में चेंज करते हो, अगर मोल डायरेक्ट नहीं है तो। अच्छा बता, KClO3 इसके मोल गिवन है या लाने पड़ेंगे? मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, सम ऑफ एटॉमिक मासेस करोगे 122.5, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, क्लोरीन का 35.5, तीनों ऑक्सीजन का 48, डिवाइड करोगे कितने मोल हो गए? 4 मोल KClO3। अब बता रिएक्टेड मोल मिल गए ना KClO3 के, अब फिर से शॉर्ट ट्रिक यूज कर ले, नहीं बोला टाइम बचाएगी ये। अब बता रिएक्टेड मोल ऑफ KClO3 कितने हैं? 4 अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 2। अच्छा लाने किसके हैं? O2 के मोल, तभी तो मॉलिक्यूल्स ला पाओगे। तो O2 के मोल हमने n मान लिए, लेकिन कोएफिशिएंट उसका 3, सॉल्व करके लाओगे तो बता मोल ऑफ O2 कितने आ गए? 6 मोल O2। अच्छा मोल पूछे होते तो क्वेश्चन सॉल्व, वॉल्यूम पूछा होता प्रोड्यूस्ड तो इंटू 22.4 लीटर यही कर लो, मास पूछा होता तो इंटू मॉलिक्यूलर वेट यही कर दो। तो बता मेथड क्यों बदले, एक ही तरह से करें। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिए तो बता 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो बता 6 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना। तो बता क्वेश्चन सिंपल सा। अब चाहो तो मेथड से कर लो तो भी इजी होता, 2 से 3 तो 4 से कितना बनेंगे 6 मोल, लेकिन बता फिर भी ज्यादा इजी। इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे मोल डायरेक्ट ला सकते हो, समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से सीरियसली कर लो, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में और इस चैप्टर में सबसे अच्छी चीज, इसमें क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, सेम क्वेश्चन ये दो बार आ चुके हैं, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है। लिख लें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ Cl2 gas, find the volume of Cl2 gas in milliliter after bracket at STP produced when बोर्ड पर देख लें 100 मिलीलीटर, when 100 milliliter 0.2 mHCl solution, when 100 milliliter 0.2 mHCl solution reacts with MnO2, और इक्वेशन लिख लें बोर्ड पर से। अब ये इजी सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन, और ये कॉम्पिटिशंस में पूछ चुका है। कैलकुलेशन चेक करो। अच्छा यहाँ पर मेथड फिर से वही, कुछ भी डाटा तुम्हें समझ में आए चाहे ना, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट का है क्या बता। दो रिएक्टेंट है, दोनों के इनिशियल अमाउंट गिवन नहीं है, MnO2 का तो खाली नाम लिया है HCl। अच्छा तुम्हें क्या बोला है, HCl रिएक्शन करके Cl2 प्रोड्यूस कितनी करेगा यही पूछा है। तो बता सबसे पहले HCl के मोल लाओगे ना। अच्छा बता गिवन डाटा को मोल में बदलने के लिए आपके मोलैरिटी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो बता हमने पढ़ा है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करोगे। अच्छा मोलैरिटी की वैल्यू 0.2, वॉल्यूम इन लीटर है या मिलीलीटर है? मिलीलीटर है। तो बता कितने मोल हुए HCl के क्वेश्चन में गिवन है
0.02 मोल, और 0.02 मोल रिएक्शन करेंगे तो कितनी Cl2 प्रोड्यूस होगी ये पूछा है। तो बता शॉर्ट ट्रिक यूज करो फिर से, रिएक्टेड मोल ऑफ HCl 0.02 अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, Cl2 का वॉल्यूम लाना है तो पहले मोल लाने पड़ेंगे, कोएफिशिएंट 1 तो डिवाइड करोगे तो बता मोल ऑफ Cl2 पूछता तो हाफ इंटू 10⁻⁻² मोल आ गए, लेकिन बता मोल पूछा है या वॉल्यूम एट एसटीपी, तो बता 1 मोल का वॉल्यूम 22,400 बोलोगे ना आपके, क्योंकि आंसर मिलीलीटर में पूछा है, तो आंसर विल बी 112 मिलीलीटर Cl2। अब बताइए इजी सा क्वेश्चन, फिर भी अच्छा हो गया मैं, क्योंकि अभी कुछ नहीं, इसको मिलीलीटर को लीटर में नहीं बदला, वो मिली मोल हो गए। बता अगर तुमने वॉल्यूम मिलीलीटर में मल्टीप्लाई कर तो मिली मोल हुए, जबकि बैलेंस्ड इक्वेशन तो मोल को बताती है। हमने शॉर्ट ट्रिक में भी तो बता मोल ही लिखी है ना, फिर तो ये ध्यान रखो ये। अब बताइए इजी सा क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स हमारा इजी बना, मैथड से भी कर सकते हो, 4 मोल से 1 मोल तो 1 मोल से 1/4, और तुम्हारे ऊपर है कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी है, क्योंकि अभी कुछ को आता है हाफ इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻³ होता है, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर लेंदी तो खुद ने कर लिए, जबकि खाली एक बार मल्टीप्लाई करना तो वो बिल्कुल इजी वाला 2 से डिवाइड, खत्म क्वेश्चन। अब ये तो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो बताइए ये चीज क्लियर सबको ये, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सीरियसली करना, ये सब तरह के क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, लेकिन मिल बांट के मत करना ना, बगल वाले से आंसर पूछना, पहले क्वेश्चन लिखे। For the complete combustion of 90 gram glucose, 90 gram glucose, find the volume of air required at STP. Find the volume of air required at STP. Find the volume of air required at STP. अब बता कंबशन इक्वेशन लिखना में आती, करो सर। जैसे हमने बोला था जितने कार्बन एटम होते हैं किसी भी कंपाउंड में उतने मोल CO2 बनती है, सबको ध्यान है। तो C6H12O6 तो 6 कार्बन एटम, तो 6 मोल CO2 प्रोडक्ट साइड लिखोगे, और सबसे पहले बता CO2H2O को बैलेंस करते हो, 12 हाइड्रोजन एटम, तो उसके आधे मोल H2O बनेंगे 6। अच्छा बता अब यहाँ पर जितने एटम्स प्रोडक्ट साइड होते हैं ऑक्सीजन के, उन्हीं को हाफ करके O2 को बैलेंस करते हो ना, तो बता प्रोडक्ट साइड कितने हुए, 6 CO2 में 12 प्लस 6 H2 में 6, तो 18 हो गए प्रोडक्ट साइड। लेकिन 18 डायरेक्ट बैलेंस करोगे या इसमें ऑलरेडी 6 बैलेंस्ड है, तो बता 18 माइनस 6 तो ऑलरेडी बैलेंस हो गए, तो 12 भी बचे, तो 12/2 कितने बैलेंस करोगे, 6 O2 बैलेंस हो गया, 12 और 6 18, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इक्वल। अब बता तुम्हें ग्लूकोज का मास गिवन है, तो पहले उसको मोल में बदलो, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो कितने मोल हो गए, हाफ मोल ग्लूकोज। अब बता यहाँ पर हाफ मोल ग्लूकोज अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पहले तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट का है या विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट, अकेले रिएक्टेंट का गिवन है। अच्छा बता वॉल्यूम ऑफ एयर लाना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 लाना है, तो बता पहले उसके मोल लाने पड़ेंगे ना O2 के, और मोल लाने के लिए अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, तो बता नंबर ऑफ मोल्स, ये बीच में मत बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 3 मोल O2 आ गए, और एट STP कैलकुलेशन करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी 3 into 22.4 लीटर, the answer will be 67.2 लीटर O2 हो जाता अगर इसने वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा होता। पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है,
ना कि वॉल्यूम ऑफ O2, जो अभी यहां तक लाके खुश हो गए और आंसर मिलेगा 67.2, लेकिन वो रॉन्ग है क्योंकि उसने वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है, ना कि वॉल्यूम ऑफ O2। अब सुन ले, पीछे में बोलना, वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है या वॉल्यूम ऑफ एयर, लाना तुमने वॉल्यूम ऑफ O2 है, क्योंकि हमारे पास इसी का डाटा आ सकता है इस बैलेंस्ड इक्वेशन से। अब लेकिन वॉल्यूम ऑफ एयर लाएंगे कैसे, तो सुन मैंने ऐसे, पहले मैं एग्जैक्ट बता रहा फिर शॉर्ट में बताऊंगा। अच्छा, हमें सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, बता, इन एयर 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन होती है, अप्रोक्स 20% या 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन होती है, तो 99% बाय वॉल्यूम 100 लीटर में। बता, तो ये दोनों गैसेस है, बाकी तो डेसिमल में होंगी ना, पॉइंट्स में। तो यहां पर अब मैं बोलूं 21% बाय वॉल्यूम O2 होती है इन एयर। तो बता, इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 20% मान लू अप्रोक्स। अच्छा, ये 20% बाय वॉल्यूम O2 इन एयर का मीनिंग हमने बता पढ़ा परसेंटेज पहले भी, बता जितना वॉल्यूम है परसेंटेज है उतना वॉल्यूम O2 इन 100 लीटर एयर, क्योंकि परसेंटेज तो 100 के रेस्पेक्ट में होती है ना। तो बता, इसका क्या मीनिंग हो गया कि 20 लीटर O2 is present in 100 लीटर एयर। ये समझ में आया सबको मीनिंग? ये मतलब 100 लीटर एयर है तो 20 लीटर O2 होगी उसमें, होगी। बता, एयर में 20% ही तो है ना ऑक्सीजन, मतलब अगर मैं 100 लीटर मान लू तो उसमें से बता 20 लीटर ही हुई O2। तो इसका दूसरी तरह से उल्टा बोले कि अगर हमें कंबशन के लिए 20 लीटर O2 चाहिए तो बता 100 लीटर एयर लूंगा तब जाकर उसका 20% मिलेगी ना हमें। तो हमें तो कितनी चाहिए 67.2, तो इसके लिए कितना एयर लेनी पड़ेगी, तो वो तो ला सकते हो डेफिनेशन मेथड से, यूनिटरी मेथड, लेकिन ऑब्जेक्टिव में टाइम सेव करो। बता 20 लीटर का 5 टाइम्स है ना अप्रोक्स ये, तो बता यहां से लाओगे O2 का ही वॉल्यूम, फिर क्या कर दो बता, वॉल्यूम ऑफ एयर अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स 5 टाइम्स ऑफ O2 का वॉल्यूम है ना। बता 20 लीटर O2 चाहिए तो उसका 5 टाइम्स लेना पड़ता है, तो बता यहां पर भी लाना तो O2 का वॉल्यूम ही था, तो लिख लें 5 इंटू 67.2, यही कर दो, तो आंसर विल बी 336 लीटर एयर। ये मीनिंग क्लियर सबको ये? अच्छा, यहां पर ध्यान सुनना, हमने एक चीज बोली थी अभी थ्योरी पढ़ते टाइम कि जब भी वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो तो फिजिकल स्टेट चेक करना। तो बता, यहां हमने V प्रोपोर्शनल टू एन एवोगाड्रोस लॉ यूज नहीं करा, क्यों? क्योंकि बता गैस का वॉल्यूम लाना था, लेकिन बता ये जो है ये गैस है या सॉलिड है, ग्लूकोज है, तो बता यहां V प्रोपोर्शनल टू एन यूज नहीं कर सकता हूं मैं, वो किसके लिए था, ओनली फॉर गैसेज। तो क्वेश्चन लिख ले नेक्स्ट। 18 मिलीलीटर 18 मिलीलीटर 18 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 18 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड is passed over red hot carbon, is passed over red hot carbon. Find the volume of carbon monoxide, find the volume of carbon monoxide produced at same temperature and pressure, produced at same temperature and pressure, produced at same temperature and pressure. अब इसमें बोर्ड पर देख ले, पहले तो मैं बोला ये वाली रिएक्शन बहुत कॉमन है, लेकिन लिख कर नहीं देगा उसने, बता वर्ड्स में लिख दिया कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। CO2 को पास करते हैं कार्बन पर से, तो बता CO2 को पास करोगे कार्बन पर से तो वो दोनों रिएक्शन करेंगे, तभी तो नया गैस प्रोडक्ट बनी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब बता पता चल गया CO2 C रिएक्टेंट हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट हो गए।
अब लेकिन मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे तो बता 2CO लिख दो, प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो गई तो बता 2CO। अब लेकिन यहां पर बता ये जिसका मैंने अभी बोला था पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी वॉल्यूम क्वेश्चन में हो सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखना, वरना तुम्हें बहुत बुरा लग सकता है बाद में। तो यहां पर जिसका वॉल्यूम गिवन है वो क्या है, गैस। जिसका फाइंड करना है वो भी गैस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड जो शॉर्ट है दोनों, सबसे लेंदी वाला तो बता ही नहीं रहा हूं मैं, 3 मेथड है। तो जो शॉर्ट मेथड दो वो बता रहा हूं पहले, वो हमारे आगे भी काम आएंगे क्वेश्चंस में। द गैस का वॉल्यूम गिवन है, गैस का वॉल्यूम लाना है, सब गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर पर है। अच्छा जो सॉलिड है उसके लिए कुछ नहीं बोला, मतलब विदाउट लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन पहली चीज तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बता इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, अच्छा बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग या एवोगाड्रोस लॉ यूज कर सकता हूं ना। PV equals to RT, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो एवोगाड्रोस लॉ V प्रोपोर्शनल टू एन। आज ही हमने बताया कि गैस के वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है वो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का भी रेशियो होता है ना, बोलो। तो यहाँ पर इस ये लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है इसको डायरेक्ट में वॉल्यूम की टर्म में लिख सकता हूं, लेकिन वॉल्यूम लीटर में लिखूं या मिलीलीटर में ये डिसाइड बोलता है क्वेश्चन करेगा। तो मिलीलीटर है तो बता 1 कोएफिशिएंट क्या शो कर रहा है कि 1 मिलीलीटर CO2 से 2 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो हमने बता पास कितनी की 18 मिलीलीटर, तो इससे कितना प्रोड्यूस होगी, तो आंसर विल बी 36 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये तो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग करा, लेकिन जो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी, अच्छा था उस शॉर्ट ट्रिक में होते रिएक्टेड मोल है, सुनना ध्यान से, रिएक्टेड मोल है, लेकिन मतलब मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसेस के लिए वॉल्यूम है ना, या रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसेस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो बता कोएफिशिएंट जब गैस के लिए लाना है मोल की जगह वॉल्यूम यूज कर लूं क्या, उस शॉर्ट ट्रिक में यूज मोल्स ही करने होते हैं, लेकिन बता वॉल्यूम कर सकता हूं क्योंकि वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वही मोल का रेशियो। तो बता हम उसमें शॉर्ट ट्रिक में कर ले, तो रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ CO2 18, कोएफिशिएंट उसका 1, प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO लिख लो अपॉन कोएफिशिएंट 2, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी 36 मिलीलीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन। तो दोनों में से जो हमें इजी लगे वो यूज कर सकते हो, लेकिन बस हमारे काम की चीज ये जो लिखा हमने V प्रोपोर्शनल टू एन ये हमें याद आ जाए, वरना हम इसको बता फिर क्या करते, पहले दोनों के इसके वॉल्यूम को मोल में बदलते, फिर मोल लाते, फिर इंटू 22,400 करते, वो भी कब करते जब STP लिखा होता, तो लिखा है नहीं, STP नहीं, मान नहीं मत लेना अपने हिसाब से, सब रॉन्ग हो जाएगा, वरना उसने नहीं माना तुमने मान लिया तो उसने नहीं माना तो माइनस मिलेंगे फिर, तो ये ध्यान रखना। तो ये चीज क्लियर सबको। ये एक और क्वेश्चन लिखे, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में अनसॉल्व है और ये लास्ट 10 इयर्स में 2 बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो करवा रहा, और जो मैंने अभी समझाया वो तुम्हें याद है तो यूज कर लोगे। ठीक है, a 2 liter gaseous hydrocarbon, a 2 liter gaseous hydrocarbon on complete combustion produces 6 liter CO2 and 8 liter water vapors at certain temperature and pressure। कंटिन्यू लिखना उसमें, at certain temperature and pressure find formula of hydrocarbon। अब इसमें 2 तरह के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, एक जो अभी बहुत ने बोल दिया बहुत इजी वाला, दूसरा जो डायरेक्ट नहीं होगा, तो वो कैसे करना, मेथड दोनों का लेकिन एक जैसा। बोर्ड पर देख लें अभी जो कर रहे हैं जो, अभी मैं आंसर से मतलब नहीं, आंसर बोल रहा हूँ सीधी अच्छे।
अब वो देखो, अब इसमें समझना है क्योंकि मैं जो दूसरा क्वेश्चन समझाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला तो अभी डायरेक्ट आ जाएगा बिना कुछ सॉल्व करे, लेकिन वो नहीं आएगा जो मैं बोलूंगा। अब यहाँ पर क्या बोला था, 2 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन, इसका फॉर्मूला बताना है, तो हमें नहीं पता क्या है, तो अज्यूम कर ले CXHY, और हाइड्रोकार्बन बोला इसलिए CXHY ही माना, तो X कार्बन एटम है उसमें, Y हाइड्रोजन एटम है। अब इसका फॉर्मूला लाने के लिए हमें उसने कंबशन के डाटा दिए इसके, तो जो दिए हैं उन्हीं को यूज करो। तो CXHY ये गैस है, अच्छा कंबशन होगा तो O2 गैस की प्रेजेंस में ही होगा, जितने कार्बन एटम होते हैं उतने मोल CO2 प्रोडक्ट साइड लिखते हो, अच्छा जितने हाइड्रोजन एटम उतने या उसके हाफ, लेकिन H2O लिक्विड लिखो या वेपर, गैस लिखोगे वो भी। देन बता प्रोडक्ट साइड टोटल ऑक्सीजन एटम काउंट करके हाफ करके रिमेनिंग में O2 बैलेंस करते हो। अच्छा बता यहाँ पर देखोगे तो CO2 में 2 एटम, तो XCO2 में 2x ऑक्सीजन एटम, इधर कितने होंगे बता, y/2 ही होंगे ना, तो टोटल इनका सम करो, तो 2x प्लस y/2 एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट लिख दो 4x प्लस y/2 ऑक्सीजन एटम हो गए प्रोडक्ट साइड। अच्छा पहले ग्लूकोज में नंबर पता था तो बहुत इजी होता है, लेकिन हमें यहाँ O2 का कॉफिशिएंट लिखना पड़ेगा ना अभी। अब बता प्रोडक्ट साइड जितने ऑक्सीजन एटम, इस हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी एक भी नहीं, तो सारे यही हाफ करके बैलेंस करूंगा, तो बता बाई 2 करूंगा तो अपॉन 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर, बोलो। तो बता 4x प्लस y/4 O2 लिखूंगा। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों समझाया उसका रीजन सुन लो पहले, वरना कुछ स्टूडेंट्स को लगता है इतना सारा करने की क्या, डायरेक्ट ही कर लेंगे हम, तो ये बता दूंगा वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर O2 का वॉल्यूम दे दूं। अब नहीं कर सकते तुम डायरेक्ट, अब तो तुम्हें ये कॉफिशिएंट काम में लेना पड़ेगा। अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ कॉफिशिएंट काम में लेना, उसका रीजन। अच्छा बता, अभी मैंने बार बार बोला था पहले वाले कि जब भी वॉल्यूम हो फिजिकल स्टेट चेक कर लेना, और इसमें बता चारों रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस है, और गैस के लिए वॉल्यूम ही है हमारे पास डाटा में, सबके वॉल्यूम है। तो बता फिर से, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल बोल सकते हो ना, या मैं बार बार वहां बोल रहा था रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस होता है, तो बता तुम्हें कोएफिशिएंट ही तो लाना ना एक तरह से, x और y/2। हेलो, तो ये जो कोएफिशिएंट्स मतलब मोल का रेशियो होगा, वही तो इनके वॉल्यूम का भी रेशियो होगा ना। तो अभी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि मुझे खाली CO2 और H2O के वॉल्यूम दिए और कोएफिशिएंट भी उन्हीं का लाना है, x और y मिल जाए तो आंसर आ जाएगा ना हाइड्रोकार्बन का। तो बस हमारे काम की चीज अभी तो क्या थी कि रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बता यहां पर बस एक चीज ध्यान रखना, जिस गैस का वॉल्यूम बोले उसी के कोएफिशिएंट को लिखना, सबके लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोकार्बन का लिखने की जरूरत नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 1, लेकिन मुझे x और y अलग अलग चाहिए, तो वो मुझे CXHY से नहीं मिल सकते, क्योंकि उसका तो कोएफिशिएंट 1 है, उसका वॉल्यूम है 2 लीटर, लेकिन 1 से कैसे लाऊंगा 2 लीटर, कोएफिशिएंट तो हम मिलेंगे उससे। तो बता यहाँ पर किसको यूज कर लो, CO2 का वॉल्यूम है ना 6 लीटर, तो बता वो प्रोपोर्शनल टू x मोल होगा। वाटर वेपर्स का वॉल्यूम 8 लीटर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के या y/2 के, बता उसके कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होगा ना। तो बता यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, CO2 और H2O वेपर के लिए x/y/2 रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू देयर रेस्पेक्टिव वॉल्यूम, तो 6 लीटर 8 लीटर मतलब 3:4, कंपेयर करोगे तो बता x की जगह क्या हो गया 3, लेकिन y की जगह 4 या y/2 की जगह 4, तो y वैल्यू विल बी 8, तो आंसर विल बी C3H8। अब लेकिन इसी क्वेश्चन में जो दूसरी बार क्वेश्चन आया था वहां O2 का वॉल्यूम दिया था, वाटर वेपर्स का दिया ही नहीं था। क्यों मैंने ये समझाया, उसके दूसरे के लिए बता O2 का होता तो बता, अब तो मैं यहाँ कोएफिशिएंट मुझे चाहिए ना, फिर इसका 4x प्लस y/4 फिर 8, तो बता वो 4x प्लस y/4 की वैल्यू हुई ना, वो 4 या जो भी 8 आएगा, तो बता x लाओ पहले अकेला फिर उसमें रखो तब आएगा भाई, तो कर लोगे, लिख लें क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख लें, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बोर्ड पर लिख लो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और इक्वेशन लिख लें बोर्ड पर से। और तुम्हें क्वेश्चन में गिवन मोल है, 3 रिएक्टेंट है, 2Fe2H3 प्लस 6H2O प्लस 3O2 gives 4FeOH होल प्लस 6H, और उसमें से गिवन है, गिवन मोल्स Fe2H3 के 1 मोल, H2O के 2 मोल और O2 के 3 मोल रिएक्शन करते हैं, बोर्ड पर से लिख रहा है। तो तुमसे पूछा है फेरिक हाइड्रोक्साइड के मोल फाइंड करें, तो पहली चीज तो मुझे बता दो, मैं इसमें क्वेश्चन में हर तरह का चेंज बता दूंगा और ये सबसे इजी वाला इसमें मैं बताऊंगा। मुझे बता, पहली चीज तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है या नहीं है, तो बता, हमने बोला था अभी लिमिटिंग रिएजेंट सबसे अभी तक किसी क्वेश्चन में काम नहीं आया लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो तो अब हम कैसे करेंगे, तो बोर्ड पर देख लें। पहली चीज तो बता, बैलेंस्ड इक्वेशन ही काम में लेनी है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना पहले। अब लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब तीनों रिएक्टेंट का सेपरेटली एक्स फाइंड करोगे ना, और बता फाइंड करोगे तो Fe2H3 का एक्स वैल्यू हाफ आ गई, गिवन मोल इन द क्वेश्चन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। इसी तरह से H2O के लिए लाओगे तो गिवन मोल इन द क्वेश्चन 2, लेकिन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, तो x वैल्यू विल बी 1/3। इसी तरह से O2 के लिए लाएं तो गिवन मोल इन द क्वेश्चन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट, तो x वैल्यू विल बी 1। अब बता लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जिसके लिए लीस्ट वैल्यू ऑफ x आए, तो वो कौन हुआ, x 1/3 0.33 आएगा, ये तो 0.51 आएगा, तो 0.33 मिनिमम वैल्यू, और जिसके लिए मिनिमम वैल्यू वही लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा O2 और Fe2H3 तो क्या हो गए, एक्सिस रिएजेंट बचेंगे ना आफ्टर रिएक्शन। सुन ले पहले, इसको भी शॉर्ट में बोला, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और अच्छा है होगी, इनको तो हम शॉर्ट ट्रिक में करें। बस पहले मेथड बता रहा हूं एक बार, ये तो एक्स लाने की शॉर्ट ट्रिक हुई ना लिमिटिंग रीजन की, वैसे भी ये। अच्छा बता, प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे अकॉर्डिंग या बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन बता लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो यहां ध्यान सुन, मेथड से अगर हमने करना है तो एक्स लाने का यूज खाली है लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना, वो हो गया तो अब इसका कुछ काम नहीं। अब वही पहले की तरह मेथड कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो बता रही है कि बता 6 मोल H2O रिएक्शन करता है तो बता कितने मोल फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, 4 मोल फेरिक हाइड्रोक्साइड। लेकिन बता 1 मोल अगर करे H2O रिएक्शन तो कितने प्रोड्यूस होंगे, 4/6। लेकिन मतलब 1 रिएक्शन कर रहे हैं एक्चुअल में या 2 मोल, ये 1/3 मत देखना, ये तो एक्स था खाली, वो तो मोल तो वो है गिवन मोल। तो बता 2 मोल रिएक्शन करेंगे तो कितना होंगे, 4/3 मोल फेरिक हाइड्रोक्साइड। मतलब बता यहां पर भी तुम्हें मोल ही यूज कर देना हर जगह, गिवन डाटा को भी मोल में बदलना, क्योंकि हर बार मोल तुम्हें डायरेक्ट मिले जरूरी नहीं है। मास मिलते तीनों के तो बता पहले मास बाय मॉलिक्यूलर वेट करके मोल में बदलता, फिर एक्स लाता, फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट के भी मोल लाओ, फिर चाहे जिसमें बदलो। अब लेकिन ये तो हमने पूरा मेथड किया, लेकिन हमने बोला लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक से, तो वो कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट हम डायरेक्ट लाएंगे। कैसे लाएंगे, जो तुम एक्स लाए लिमिटिंग रिएजेंट का वही आंसर भी बताएगा, एक्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। अच्छा यहां पर पढ़ो, पहली चीज तो मोल्स लिखा है प्रोडक्ट के, डिजायर्ड प्रोडक्ट लिखा है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट दो हैं अभी, लेकिन तुमसे पूछा किसके लिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो जिसके लिए पूछे उसका यूज करोगे ना फिर। अब बता मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड हमें लाना है, तो एक्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट तुम ले आए ना 1/3 इंटू कोएफिशिएंट का दोस्त।
तो हम अलग से भी क्यों करें, तो आंसर आएगा डायरेक्ट। तो बता शॉर्ट ट्रिक में वो अच्छा है मोल ये वाले क्वेश्चन पूछे, इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता था, यहाँ तो डायरेक्ट आएंगे। तो द मीनिंग ले सबको, तो मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट पूछे तो भी कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो बता शॉर्ट ट्रिक में करना है एक्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो हम लाए उसी को उस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट प्रोडक्ट कर दो। बता टाइम बचेगा हमारा। मीनिंग ले सबको, ये क्वेश्चन लिखे। बोर्ड पर से लिख लो। 2 into 10 raised to the power 23 molecules of hydrogen, 2 into 10 raised to the power 23 molecules of hydrogen reacts with 8 gram oxygen, reacts with 8 gram oxygen. Find the volume of water vapors produced at STP. Find the volume of water vapors produced at STP. यहाँ पर फिर से बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर नहीं दी, लेकिन द वर्ड्स में पढ़ो लिख कर दिया उसने, कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। अच्छा उसने क्या बोला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो कितना वाटर या वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड होगी। तो H2O लिक्विड या H2O गैस है, H2O गैस लिखोगे। दूसरा बता बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए, वाटर वेपर्स प्रोडक्ट हो गई, तो बता बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे तो 2H2 plus O2 gives 2H2L लिखोगे। अच्छा लेकिन बता यहाँ पर अब मोल क्या, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का है भी या नहीं है, क्यों बता, दोनों रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट गिवन है। अब लेकिन बता वो मोल है या मॉलिक्यूल्स और मास है, तो बता हमने बोला गिवन इनिशियल मोल ही होने चाहिए, लेकिन है नहीं, तो बता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na करके, मतलब पहले दोनों के मोल लाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, लास्ट क्लास में जो मोल कंसेप्ट में पढ़ा वो सब यूज होंगे यहाँ पर। तो बता 1/3 मोल हाइड्रोजन हो गए। इसी तरह से बता ऑक्सीजन के भी मोल लाओगे लेकिन उसका मास है, तो मास बाई मॉलिक्यूलर मास 32, तो कितने मोल हो गए 1/4 मोल O2। अब तुम्हारे पास में पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल थे, अब के तुम लाए मैथड, तो लेकिन भाई मोल आ गए, तो बता दोनों रिएक्टेंट के लिए एक्स फाइंड करो पहले। तो गिवन मोल 1/3 लेकिन कोएफिशिएंट कितना है उसका 2, तो हाइड्रोजन के लिए एक्स वैल्यू 1/6, O2 के लिए x लाओ, गिवन मोल 1/4 लेकिन कोएफिशिएंट 1 होने की वजह से कितना हो गया 1/4। अच्छा बता 1/6 छोटा होता है 1/4 बड़ा, एक ही बात है। तो बता लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया ना लिमिटिंग रिएजेंट। और बता लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, अब तो बता उसी से डायरेक्ट आंसर लो। वाटर वेपर्स के प्रोड्यूस्ड मोल्स विल बी x of limiting reagent into stoichiometric coefficient, तो 1/3 मोल वाटर वेपर से, तो बता 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP, तो 1/3 मोल विल बी 7.4 समथिंग हो जाएगा, तो बता 7.46 लीटर। या बता इसी क्वेश्चन में मास पूछ लो तो इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछू तो इंटू Na कर दो, मैथड तो एक ही जैसा चाहे जिसमें पूछे हो, बट मीनिंग समझ में आया सबको ये। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो, एक घर से करके ले आना, लिख ले 20 ग्राम मार्बल, 20 ग्राम मार्बल reacts with
20 gram marble reacts with 20 gram HCl. 20 gram HCl. Find the volume of CO2 gas. Find the volume of CO2 gas produced at STP. और इक्वेशन लिख लें बोर्ड पर से. Find the volume of CO2 gas produced at STP. ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.